Hey guys, it's a very beautiful morning today. It's been raining like every evening now in Kasar Devi, so it's lush green everywhere and I hope like you're also able to enjoy the environment. So आज के चैनल में आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. नाउ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो चीज़ें आती हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ना देखो, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझने के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझना ज़रूरी है. और तुम मेरी बात मान लो ये चीज़ कि पूरी अकाउंट्स तुम्हारी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चलती है, जिसको अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो तुम जितना भी चीज़ें आगे पढ़ोगे मेजॉरिटी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट होंगी. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ये वाला चीज़ तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से समझो. एंड दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी हैवी फॉर यू बिकॉज काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे, और वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा हैवी है. सो अपनी विल पावर मत हारना, लगे रहना. नहीं समझ में आए तो वापस देखते रहना, बट जब तक समझ नहीं आए इसको छोड़ना मत. ठीक है, पूरा अकाउंट्स इस पे बेस्ड है तुम्हारा आगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट देन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि जब कैश ट्रांजैक्ट होगा तभी एक ट्रांजैक्शन को तुम्हें रिकॉर्ड करना है बुक्स में. मतलब लेट्स से कि तुमने सेल्स की. ठीक है, एक टाइमलाइन से समझने की कोशिश करते हैं इसको. लेट्स से अपना ये ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 20. ठीक है, यहाँ पर आके हमारा ख़त्म होता है 31 मार्च 21. यहाँ पर ईयर ख़त्म हो गया हमारा. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हमने लेट्स से सेल किया था 20 फेब को, 20 फेब 21 को हमने सेल कर दी थी. ठीक है, और जब हमने यहाँ पे सेल की थी तो हमने 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था. मतलब हमने उधारी पे माल बेचा, तो हमने इसको बोला कि कोई बात नहीं, तो हमें पैसा 20 अप्रैल के अराउंड दे देना. ठीक है, तो हमें 2 महीने बाद पैसा 20 अप्रैल के अराउंड दे देना. ठीक है, तो अब मैंने सेल तो यहाँ पर कर दी है. ठीक है, बट मेरे को पैसा मिल रहा है यहाँ पर. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि तुम्हें जब पैसा मिल रहा है ना, तब तुम सेल रिकग्नाइज करोगे. ठीक है, तो ऑल्दो तुमने सेल इधर किया है, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल बोलता है कि तुमने इधर लीगल राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं गुड्स पे. ठीक है, तो सेल इस साल का है बट पैसा इस साल मिल रहा है. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि जिस साल पैसा मिल रहा है ना, वो उस साल की सेल्स बन जाएगी. ठीक है, तो भले ही तुमने सेल्स इधर की है, तुमने लीगल राइट्स इधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं गुड्स पे, बट ये माना जाएगा कि तुम्हारी सेल्स इधर हुई है. ठीक है, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है. मतलब कि तुम्हें जब पैसा मिल रहा है तभी तुम सेल्स अकाउंट करोगे. ठीक है, तुमने सेल्स अक्रू कर दी, मतलब सेल्स कर दी. रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल भले ही अप्लाई हो रहा है बट स्टिल यू कैन नॉट रिकग्नाइज सेल बिकॉज पैसा नहीं मिला है. दिस इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक्सपेंस का एग्जाम्पल लेते हैं. ये अपना सेल्स का एग्जाम्पल था. ठीक है, मतलब इनकम का एग्जाम्पल था. अपन लेते हैं एक एग्जाम्पल एक्सपेंस का. इसको भी टाइमलाइन से समझते हैं. सेम टाइमलाइन लेते हैं. लेट्स से हमारा एक एम्प्लॉय है. ठीक है, उस एम्प्लॉय को हर महीने की सैलरी जाएगी. ठीक है, बट हमारी लेट्स से कंपनी का पॉलिसी है, हमारी एंटरप्राइज का पॉलिसी है कि हम हर महीने की सैलरी तुम्हें अगले महीने की 7th डे को देंगे. ठीक है, सो लेट्स से अगर उसने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक काम किया है तो हम उसको सैलरी 7 मई को पे करेंगे. ठीक है, पॉलिसी समझ आ रही है ये, राइट? अब लेट्स से कि हमारा ईयर यहाँ ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को. ठीक है, और इसने एक महीना की यहाँ पर हमें सर्विसेज दिए, हमारे साथ काम किया है 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक. ठीक है, तो हमें उसको 1 महीने का सैलरी देना है. ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम इसको सैलरी पे कर रहे हैं 7 अप्रैल को. ठीक है, नाउ देखो इसने ना सर्विसेज दिया है मार्च में, मतलब ईयर 2021 में.
दिस इज 21 ना, तो ये इस साल में सर्विसेज दे रहा है 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2021 में, बट पेमेंट इसको 7 अप्रैल 21 में हो रहा है, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर कहलाएगा, है ना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। तो अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि नो मैटर सर्विसेज कब दी हैं या तुम्हारा एक्सपेंस कब हुआ है, ठीक है, तुम जब उसका पेमेंट कर रहे हो ना, वो एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो हम जो सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं ना, वो 7 अप्रैल 21 को रिकॉर्ड होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होगा। समझ में आ रही है बात? मैं बहुत धीरे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये चीज़ ना, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हाल फिलहाल के लिए इतना सा समझने की कोशिश करो कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि तुम्हें इनकम तब रिकग्नाइज करनी है जब तुम्हें उसका कैश मिल रहा है, ठीक है, और तुम्हें एक्सपेंस तब रिकग्नाइज करना है जब तुम उसका कैश पे कर रहे हो, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ वो चीज़ें कब बुक हो रही हैं या वो चीज़ें कब इनकर हो रही है, उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। कब पेमेंट रिसीव हो रहा है या कब पेमेंट हो रहा है, वो चीज़ तब रिकॉर्ड होगी, राइट। Okay, so now let's move on to accrual basis of accounting. I forget to mention this in every video कि यार डिटेल नोट्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड हैं, वहाँ पे प्लीज़ जाके नोट्स डाउनलोड कर लो। यहाँ पर सिर्फ मैं क्रक्स लिखता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या अक्रूवल कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अक्रू का क्या मतलब होता है, राइट। सो हमें दो टर्म्स देखनी है अब, अक्रू एंड ड्यू। अक्रू एंड ड्यू, ये दो टर्म्स हमें समझने की ज़रूरत है। तो देखो होता क्या है, अभी जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था एक एम्प्लॉय का, ठीक है। सो हमने क्या बोला कि हमारे पास एम्प्लॉय 1 महीना काम करता है और फिर हम अगले महीने की 7 तारीख को उसको पेमेंट करते हैं, ठीक है। सो ना अपन इसको वापस टाइमलाइन से देखते हैं। अभी ना टाइमलाइन सिर्फ अपन 2 महीनों की लेते हैं, मई और अप्रैल। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 21 से, ये हो गया हमारा 30 अप्रैल 21 और यहाँ पर हो गया हमारा 31 मई 21, ठीक है। सो लेट्स से जो मेरे पास एम्प्लॉय है वो मेरे पास हर दिन काम करने आता है, ठीक है। फिर वो 30 दिन मेरे पास काम करने आता है तो उसका 1 महीने का सैलरी जमा हो जाता है, ठीक है। और फिर मैं उसको 7 तारीख को पे कर देता हूँ, 7 ऑफ द नेक्स्ट मंथ पे कर देता हूँ। तो देखो हो क्या रहा है, एम्प्लॉय मेरे पास 1 अप्रैल को काम करने आया तो उसका 1 दिन का सैलरी, उसका 1 दिन का पगार जमा हो गया, ठीक है, इकट्ठा हो गया। फिर वो दूसरी तारीख को काम करना है तो अब उसके 2 दिन का सैलरी हो गया। फिर वो तीसरे दिन काम करना है, उसके 3 दिन का सैलरी हो गया। तो ऐसे एम्प्लॉय 30 दिन काम करने आया तो उसका 30 दिन का सैलरी इकट्ठा हो गया, मतलब जमा हो गया मेरे पास, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को अक्रू होना बोलते हैं। अक्रू का मतलब कि इकट्ठा होना, जमा होना, मतलब एम्प्लॉय अगर 1 दिन आ रहा है तो उसका 1 दिन का सैलरी अक्रू हो गया मेरे पास, जमा हो गया। वो 2 दिन आया तो 2 दिन का सैलरी अक्रू हो गया। ऐसे ही वो 30 दिन आया तो उसके 30 दिन का सैलरी मेरे पास अक्रू हो गया। अक्रू मतलब कि जैसे जैसे एम्प्लॉय मेरे को सर्विस दे रहा है वैसे वैसे उसका सैलरी, उसका पगार अक्रू होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, क्यूमुलेट होता जा रहा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखो, जब 30th को एम्प्लॉय मेरे पास आएगा कि सर मैंने 30 दिन काम कर लिया, मेरा सैलरी 1 महीने का हो गया, अब आप मेरे को सैलरी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 30 डेज का सैलरी अक्रू तो हो गया है, ठीक है, प्लस ड्यू हो गया है। ड्यू होना मतलब वो हमारी लाइबिलिटी बन गया, ठीक है, कि अब हम लाइबल हैं, हमें इसको पे करना है। समझ में आ रही है बात? अभी तक पे नहीं किया है। लेट्स से कि वो 29 तक काम कर रहा है ना, तो 29 डेज का सैलरी अक्रू हो गया है, बट 29 अप्रैल को हम वी आर नॉट स्टिल लाइबल टू पे हिम सैलरी, बिकॉज अग्रीमेंट में है कि 1 महीना काम करो तब हम आपको सैलरी देंगे, ठीक है। तो 1 महीना जब एम्प्लॉय काम कर लेता है तो हमारी वो सैलरी लाइबिलिटी बन जाती है, मतलब कि अब हमें वो सैलरी उसको पे करनी है, तो वो हमारी क्या होगी, ड्यू, ठीक है। तो अक्रू और ड्यू में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अक्रू मतलब कि जैसे जैसे एम्प्लॉय सर्विस देगा वैसे वैसे उसका
सैलरी जमा होता जाएगा, अक्रू होता जाएगा, और 30th अप्रैल को वो जाके ड्यू हो जाएगा, हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। और 7th मई को हम क्या कर रहे हैं, 7th मई को वी आर मेयरली पेइंग दैट लाइबिलिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं लाइबिलिटी का, ठीक है। तो 30th अप्रैल को हमारा अक्रू हो गया प्लस ड्यू हो गया, एंड यहाँ पर हमने उसको पे कर दिया। समझ में आ रही है ये चीज़, ठीक है, राइट। सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड अक्रू एंड ड्यू, अब अपन कोशिश करते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट में घुसने की, अक्रूवल कॉन्सेप्ट समझने की। मेन चीज़ तो यहीं पर आती है, ठीक है। सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड योर इनकम और योर एक्सपेंस इन द ईयर इन विच दे वर बुक्ड और इनकर्ड, irrespective of the fact when the cash is received for them or when the cash is paid for them। समझ में आया? बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो गई क्या, नहीं आया क्या समझ में? कोई बात नहीं, हिंदी में समझाऊंगा, मैं एक टाइमलाइन लेके समझाता हूँ, ठीक है। सो अपन सेम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, सैलरी का और रेंट का, है ना, इनकम और एक्सपेंस दोनों को समझने के लिए। तो पहले अपन लेते हैं एक्सपेंस का, सैलरी का एग्जाम्पल। सो लेट्स से कि जो हमारा एम्प्लॉय था वो हमें 1 मार्च से 31 मार्च तक सर्विसेज देता है, तो हमें उसको इस मंथ के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। हम इस मंथ का पेमेंट करेंगे उसको नेक्स्ट मंथ की 7th को, ठीक है। तो अब देखो हो क्या रहा है, जो हमारा एम्प्लॉय है वो हमें सर्विस दे रहा है इस ईयर में। इस ईयर को मैं बोलता हूँ फर्स्ट ईयर, इसको बोलता हूँ सेकेंड ईयर, और इसको बोलता हूँ थर्ड ईयर। तो एम्प्लॉई हमें सर्विसेज दे रहा है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। उसने जो सर्विसेज दी उसके लिए पैसा अक्रू हो गया इस ईयर में, ठीक है। इस ईयर में वो सैलरी जमा हुई ना उसकी, ठीक है, बट उसका पेमेंट हो रहा है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम एक्सपेंस के लिए कैश पेमेंट कब कर रहे हो, तुम्हें एक्सपेंस तभी बुक करना है जिस साल में वो अक्रू हुआ है, जिस साल में वो ड्यू हो गया, ठीक है। सो हमारा जो सैलरी का एक्सपेंस था वो इस साल में अक्रू हुआ, ठीक है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि वो एक्सपेंस इसी साल में फर्स्ट ईयर में ही बुक होना चाहिए, ठीक है, बट उसका पेमेंट हो रहा है सेकेंड ईयर में, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय ने सर्विसेज तुम्हें इधर दी थी, ठीक है, तो तुम्हें इधर ही वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। समझ आ रही है क्या बात? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जिस साल में तुम कैश पे कर रहे हो वो एक्सपेंस उस साल में बुक होना चाहिए, ठीक है। तो हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सेकेंड ईयर में वो एक्सपेंस बुक करते हैं, ठीक है। वो फंडामेंटली रॉन्ग है, ठीक है। वो कैसे रॉन्ग है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा, जो अपन इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन लेते हैं इनकम का एक्सपेंस, रेंटल का एक्सपेंस। लेट्स से कि हमने जो उसको बिल्डिंग दिया था, तो लास्ट मंथ का रेंटल का पेमेंट वो हमें 7th अप्रैल को करेगा, ठीक है। जो मार्च का मंथ का पेमेंट था वो हमें 7th अप्रैल को पे करेगा ना, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि इनकम हमारी अक्रू इस ईयर में हो रही है, बट उसका पेमेंट हमें रिसीव्ड नेक्स्ट ईयर में हो रहा है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इर्रिस्पेक्टिव तुम्हें कैश कब रिसीव हो रहा है, तुम्हें उस साल में इनकम रिकॉर्ड कर देनी है, उस साल में इनकम अपने अकाउंट्स में बुक कर देनी है जिस साल वो अक्रू हुई थी। तो अक्रू हमारे वो फर्स्ट ईयर में हुई थी ना, तो वो इसी साल में रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमें उसका पेमेंट यहाँ पर मिला है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता कि तुम्हें जिस ईयर में कैश मिल रहा है, मतलब यहाँ पर तुम उस साल में वो इनकम बुक करोगे, ठीक है। अगेन वो फंडामेंटली रॉन्ग है, वो देखेंगे अपन। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि जब तुम्हें कैश रिसीव हो रहा है या जब तुम्हें कैश पे हो रहा है, तुम उस साल में इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। बट अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस साल में वो इनकम या जिस साल में वो एक्सपेंस अक्रू हुआ है वो उस साल में रिकॉर्ड होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका कैश पेमेंट या कैश रिसीव कब हो रहा है। आ रही है बात समझ में? आई होप अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो यहाँ पर। अब तक अपन ने समझा कि या तो हम एक्सपेंस का पेमेंट नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं या हमें हमारी इनकम का पेमेंट नेक्स्ट ईयर में रिसीव हो रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इफ़ अगर हम नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस का पेमेंट इस साल कर दें या हमें नेक्स्ट ईयर की इनकम का पेमेंट इस साल मिल जाए, तो क्या? तो देखते हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास ना 31 मार्च को हमारा एम्प्लॉई आता है,
वो बोलता है 31 मार्च 21 को हमारा एम्प्लॉय हमारे पास आके बोलता है कि सर घर में बहुत तकलीफ़ चल रही है, मुझे 2-3 महीने की सैलरी का एडवांस दे दीजिए। तो अपन बहुत दयालु इंसान, ठीक है, हमने बोला कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तू ले ले पैसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ना 31 मार्च 21 को ही उसको 3 मंथ्स की सैलरी का एडवांस पेमेंट कर दिया, ठीक है। मतलब अप्रैल, मई और जून की सैलरी का पेमेंट यहीं पर कर दिया। तो अब देखो हो क्या रहा है, वो जो एम्प्लॉय है उसकी वो जो सैलरी है वो अक्रू होगी नेक्स्ट ईयर के अप्रैल, मई और जून में जब वो हमें सर्विसेज देगा, ठीक है। बट हमने उसका पेमेंट यहीं पर कर दिया है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि तुम्हें एक्सपेंस उस साल में रिकॉर्ड करना है जिस साल में एक्सपेंस अक्रू हुआ है। एक्सपेंस अक्रू 3rd ईयर में हो रहा है, तो भले ही उसका पेमेंट तुम 2nd ईयर में कर रहे हो, दैट इज इररेलेवेंट, वो रिकॉर्ड इसी साल में होगा जाके। समझ में आ रही है बात कि एक्सपेंस जहां पर अक्रू हो रहा है वो वहीं पर जाके रिकॉर्ड होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका पेमेंट कब हो रहा है, उसका कैश पेमेंट कब हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली हो सकता है कि हमें हमारे 3 महीने, अगले 3 महीने का रेंटल अभी मिल गया। लेट्स से 31 मार्च को ही हमारा जो टेनेंट था उसने 3 महीने का रेंटल एडवांस में हमें यहीं पर दे दिया। तो अब हो गया रहा है कि वो बिल्डिंग यूज़ करेगा अप्रैल, मई और जून में, तब हमारी इनकम अक्रू होगी, ठीक है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब तुम्हारी इनकम अक्रू हो रही है वो तभी रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो इनकम यहाँ पर अक्रू हो रही है तो इनकम यहीं पर रिकॉर्ड होगी, भले ही तुम्हें पैसा उसका इस साल में मिल गया है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो अभी अपन ने चलते चलते 4 टर्म्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। अब मैं ये तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, हमने यहाँ पर क्या देखा था कि हमारा यहाँ तक एक्सपेंस हो गया था, ठीक है। हमें जो एम्प्लॉय को, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या होता है कि हमने यहाँ तक एक्सपेंस इनकर कर दिया था, ठीक है, बट वो अभी तक ऑन द ईयर एंड, जब ईयर एंड हो रहा है तब वो आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो अक्रू हो चुके हैं बट उनका पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, उनको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। कि ईयर एंड पे दे आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, वी स्टिल हैव टू पे देम, ठीक है। समझ में आ रही है बात, राइट। नाउ यहीं पर अपन ने देखा था अक्रूड इनकम भी, कैसे कि मेरे रेंटल्स यहाँ तक अक्रू हो गए थे ना, मार्च के महीने के जो रेंटल्स थे वो 31 मार्च को अक्रू हो गए थे, उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर हो रहा है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, इनको बोला जाएगा अक्रूड इनकम, कि हमारी इनकम अक्रू हो गई है बट उसका अभी तक पैसा मिलना बाकी है। समझ में आ रही है बात। तो ये दोनों टर्म्स आई होप क्लियर हो, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने आके देखा था प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कैसे, मैं बताता हूं। हमने क्या बोला था कि हमने उसकी 3 महीने की आगे की सैलरी का पेमेंट यहीं पर कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक्सपेंसेस को प्री पे कर दिया, कि पहले ही पे कर दिया, देन देवर अक्रूड, देन देवर इनकर्ड। हमारे जो एक्सपेंस है वो नेक्स्ट 3 महीने में अक्रू होंगे, हमने उनको प्री पे कर दिया, ठीक है। तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं, राइट। और देखो हमें नेक्स्ट 3 महीने के रेंटल्स यहीं पर मिल गए थे, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, कि हमारी जो इनकम थी नेक्स्ट 3 महीने की वो एडवांस में हमें मिल गई आज ही। समझ में आ रही है बात। तो आई होप कि ये चारों टर्म्स भी क्लियर हों। ये वैसे मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कवर करना चाहिए था, बट उस टाइम पे तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम्हें अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी था, तभी जाके ये चारों टर्म्स समझ में आती, राइट। सो यहाँ पर जाके ना हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट खत्म होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग खत्म होता है, ठीक है। सो आई होप कि ये एकदम क्लियर हो तुम्हें ना। इसके बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, बस वो देख लेते हैं हमें। नाउ सी,
मैं तुम्हें बोला था कि अकाउंट्स एकदम इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की भी हेल्प लेनी पड़ेगी और अक्रूवल कॉन्सेप्ट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमें लाइफ ऑफ द बिजनेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है। क्यों? ताकि हम बिज़नेस का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सके एक एक साल के लिए, और उसके बेसिस पे हम इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ कि भाई हमें इस सेगमेंट से प्रॉफिट हो रहा है तो हमें इस सेगमेंट को ग्रो करना चाहिए, उस सेगमेंट में हमें लॉस हो रहा है तो हमें उस सेगमेंट को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। सो बिज़नेस का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना। तो वो चीज़ हम कब कर पाएंगे? जब हम साल के सारे रेवेन्यूज़ और उन रेवेन्यूज़ को कमाने के लिए सारी कॉस्ट एक साल की जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि तुम्हें अगर करेक्ट प्रॉफिट निकालना है तो यू हैव टू मैच द रेवेन्यूज़ विद द कॉस्ट्स। मतलब लेट्स से कि मैंने इस साल 10 लाख की सेल्स की, ठीक है, तो उस 10 लाख की सेल को कमाने के लिए मैंने जो भी एक्सपेंसेस किए, लेट्स से मैंने 5 लाख के गुड्स परचेज किए, 1 लाख की सैलरीज पे की, 1 लाख का रेंटल पे किया, तो मेरा एक्सपेंस कितना हो गया? 7 लाख। और मैंने रेवेन्यू कितना कमाया? 10 लाख का, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो गया? 3 लाख का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अक्रूवल कॉन्सेप्ट कैसे काम आता है। मैंने क्या बोला कि हमें साल की सारे रेवेन्यूज़ और सारे कॉस्ट रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। तो मतलब तुमने साल में जितना भी सेल्स अक्रू किया है, जितना भी सेल्स बुक किया है, इररिस्पेक्टिव कि तुम्हें उसका कैश मिला है या नहीं, या तुमने जितना भी एक्सपेंस इनकर किया है, इररिस्पेक्टिव कि तुमने उसका कैश पेमेंट किया है या नहीं किया है, तुम्हें वो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? हमें जो प्रॉफिट मिलेंगे ना, वो कैश प्रॉफिट नहीं होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अभी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम सेल्स तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमें कैश मिलता है, हम पेमेंट तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमारा पेमेंट कैश बाहर जाता है। तो उससे क्या होता है? हमें कैश प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल कि लेट्स से हमने 10 लाख की सेल्स की थी, उसमें से हमें 7 लाख रुपए कैश मिल गया, ठीक है। और मैंने बोला था कि हमने 7 लाख का एक्सपेंस किया है, जिसमें से लेट्स से हमने 4 लाख रुपए कैश में पे किया है, ठीक है। तो मुझे नेट पैसा कितना मिल गया? 3 लाख रुपए। और जब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? ये 3 लाख हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, समझ में आ रही है। बट ये चीज़ क्या है बेटा? ये कैश प्रॉफिट है, दिस इज कैश प्रॉफिट। हमें कैश प्रॉफिट से मतलब नहीं है। हमें ये नहीं देखना कि हमने साल में कितना कैश कमाया है, हमें ये देखना है कि हमने साल में प्रॉफिट कितना कमाया है, कि हमने कितना टोटल सेल्स किया था और कितना टोटल पेमेंट मतलब बुक किया था, ठीक है। सो मैंने एग्जांपल में क्या लिया था? हमने 10 लाख का सेल्स किया था, ठीक है, उसमें से हमने 7 लाख का एक्सपेंस बुक किया था। बाय चांस ये 3 लाख का आ रहा है, लेट्स से कि हमने एक्सपेंस 6 लाख का बुक किया था, ठीक है, जिसमें से हमने 4 लाख कैश में पे कर दिया था। तो अभी यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 लाख का, ठीक है। नाउ दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट दैट यू हैव अर्नड। तो जो 1 लाख रुपए तुम्हें अभी मिला नहीं है ना, 3 लाख तो तुम्हें मिल गया ऑलरेडी कैश में, 1 लाख जो तुम्हें नहीं मिला वो मिलेगा, वो अगले साल मिलेगा। बट वो प्रॉफिट किस साल का है? इस साल का है, ठीक है। सो हमें हर साल का प्रॉफिट निकालने के लिए हर साल के सारे रेवेन्यूज़ रिकॉर्ड करने होते हैं, और उन रेवेन्यूज़ को अर्न करने के लिए जितनी भी कॉस्ट हमने इनकर की है उनको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। सो दिस इज़ मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब कि तुम्हें रेवेन्यूज़ को मैच करना है साल के, जितना तुमने कॉस्ट इनकर किया है उन रेवेन्यूज़ को अर्न करने के लिए। बेसिकली पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड करो और पूरा कॉस्ट रिकॉर्ड करो, ताकि तुम्हें प्रॉफिट मिल सके साल का एक्चुअल प्रॉफिट। उसके बेसिस पे तुम डिसीजंस लोगे, राइट। सो आई होप कि मैचिंग प्रिंसिपल भी क्लियर हो तुम्हें। ओके, सो यहाँ पर अपना ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।